ताबीज विवाद का मास्टरमाइंड उम्मेद पहलवान। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला उम्मेद पहलवान। सांप्रदायिक जहर घोलने वाला उम्मेद पहलवान। पुलिस का डंडा चला, पहलवान ने सच उगला। किंतु जब इनसे गहराई से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम की जानकारी की गई, तो इसमें अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता की बात निकल करके आई है। ये सारा का सारा प्लान इन्हीं के द्वारा बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया। पुलिस की कड़ाई, खतरनाक साजिश बाहर आई। चुनावी टिकट पाने के लिए दंगे वाली प्लानिंग। इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा राजनीतिक लाभ पाने की इसके द्वारा बताई गई। ये क्षेत्र में अशांति फैला करके अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। उम्मेद पहलवान से जुड़े कई खुलासे सुपर एक्सक्लूसिव। दाढ़ी प्लान की हर एक साजिश बेनकाब। तो संडे की बड़ी स्टोरी गाजियाबाद के ताबीज विवाद के मास्टरमाइंड उम्मेद पहलवान से जुड़ी हुई है। जी न्यूज आज इस मामले में मुख्य आरोपी उम्मेद पहलवान से जुड़े एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा है। और यकीन मानिए, खुलासे आज उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगाने का काम करेंगे जो बुजुर्ग समद की पिटाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे थे और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जी न्यूज के इन खुलासों से देश में उस बुद्धिजीवी गैंग पर भी एक करारा प्रहार होगा जो अपनी दुकान चलाने के लिए एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों में लगा था। क्योंकि आज जी न्यूज पर उम्मेद पहलवान का हर राज पर से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि आज उम्मेद पहलवान का सबसे बड़ा कबूलनामा पूरा देश देखेगा। गाजियाबाद में ताबीज विवाद के मास्टरमाइंड उम्मेद पहलवान से जुड़े खुलासों से पहले ये तस्वीर देखिए। गाजियाबाद की पुलिस दोपहर के समय उम्मेद पहलवान को साथ में लेकर जिला अदालत पहुंची। पुलिस ने उम्मेद पहलवान को रिमांड मजिस्ट्रेट के कोर्ट नंबर 37 में पेश किया। यहां थोड़ी देर तक चली सुनवाई के बाद गाजियाबाद की अदालत ने आरोपी उम्मेद पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश सुनाया। वहीं पुलिस ने बताया कि उम्मेद पहलवान ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनका कहना था कि बुजुर्ग ने इनसे झूठ बोला, जिसकी वजह से इन्होंने गुमराह होकर के इस तरीके की बातें करी। किंतु जब इनसे गहराई से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम की जानकारी की गई, तो इसमें अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता की बात निकल करके आई है। ये सारा का सारा प्लान इन्हीं के द्वारा बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया। उम्मेद पहलवान एक ऐसा शातिर इंसान जिसने मारपीट की आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, समाज में हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलने की कोशिश की। उसने ऐसा क्यों किया, ये पूरा खुलासा बस थोड़ी देर में। उससे पहले गाजियाबाद के एसएसपी को सुनिए। उन्होंने बताया कि सच कबूलने से पहले उम्मेद पहलवान ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बुजुर्ग समद के सिर पर ही सारा ठीकरा फोड़ने की चाल चली। शुरू में उम्मेद पहलवान के द्वारा पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की गई, जब ये कहा गया कि
जो पीड़ित व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई है उनके द्वारा ही ये सारी बातें झूठी जो है उम्मेद पहलवान को बताई गई। यही बात इलाकाई पार्षद को झूठ बोला गया, मोहल्ले के 30-40 लोगों से झूठ बोला गया कि मेरे साथ ये घटना हुई। लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो सच सामने आ गया। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान ने पूछताछ में एक नहीं कई राज उगले। उसने पुलिस को बताया कि 6 जून को बुजुर्ग समद की पिटाई के ठीक अगले ही दिन उम्मेद उनके संपर्क में आ चुका था। उम्मेद पहलवान ने बुजुर्ग समद को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। उम्मेद पहलवान को मालूम था कि बुजुर्ग की पिटाई ताबीज बनाने के चलते ही हुई। ये बात खुद बुजुर्ग समद ने उम्मेद को बताई थी, लेकिन उम्मेद ने फेसबुक लाइव में जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाया, अब्दुल समद को भी गुमराह किया और उन्हें अपनी बनाई हुई कहानी ही पुलिस को बताने के लिए कही। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। उम्मेद पहलवान से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा ये है कि उम्मेद पहलवान ने दंगे वाली ये पूरी साजिश आगामी नगर पालिका चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए ही रची थी। उम्मेद पहलवान चाहता था कि गाजियाबाद में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़े और उसे इसका फायदा चुनावी टिकट के रूप में मिले। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उसने फेसबुक लाइव किया था। गाजियाबाद पुलिस की पूछताछ में उम्मेद ने पहले तो झूठी बातें बताता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया और ताबिश कांड की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। उम्मेद के पीछे और कौन कौन लोग हैं, पुलिस इसका पता लगा रही है। इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा राजनीतिक लाभ पाने की इसके द्वारा बताई गई। ये क्षेत्र में अशांति फैला करके अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। इसके द्वारा कहा गया कि ये सारी बातें डॉक्यूमेंट इसके द्वारा पीड़ित को बताए गए और लिखवाए गए, जिसमें सभी तथ्यों के साथ या तो उन तथ्यों को छिपाया गया या छेड़छाड़ की गई। इसने अपना गुनाह कबूल किया। इस मामले में देश को अब तक यही मालूम था कि बुजुर्ग समद के साथ मारपीट की घटना गाजियाबाद के लोनी में हुई थी, लेकिन ये बातें भी उम्मेद पहलवान की साजिश का एक हिस्सा थी। बुजुर्ग समद से मारपीट की घटना लोनी में नहीं बल्कि मारपीट के आरोपी प्रवेश के घर बंथला में हुई थी। लेकिन चूंकि लोनी इलाके में उम्मेद पहलवान का पहले से काफी रुतबा था, इसीलिए उसने पिटाई की घटना को लोनी का बताया और इसी आधार पर लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज कराया गया। इन बातों के अलावा जी न्यूज को गाजियाबाद पुलिस से ये भी जानकारी मिली है कि इस मामले से जुड़े सारे सबूत उम्मेद पहलवान के मोबाइल में दर्ज हैं। उसने इस मामले से जुड़े कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए हैं, लिहाजा पुलिस अब उन व्हाट्सएप चैट को दोबारा पाने की कोशिश में है। उम्मेद ने सबूत मिटाने के लिए अपने मोबाइल फोन से कई व्हाट्सएप चैट डिलीट किए। गाजियाबाद पुलिस ने उम्मेद के व्हाट्सएप चैट को दोबारा हासिल करने के लिए व्हाट्सएप कंपनी को चिट्ठी भी लिखी है। गाजियाबाद पुलिस IPDPR के जरिए डिजिटल फैक्ट्स रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उम्मेद का मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा। उम्मेद पहलवान से जुड़े खुलासों की फहरिस्त लंबी है। इन खुलासों के अलावा उम्मेद पहलवान की कुंडली को खंगालना भी जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद आप ये बात ठीक से जान पाएंगे कि 3 शादियां करने वाला उम्मेद पहलवान राजनीति में कैसे आया और कैसे उसके मन में चुनावी टिकट पाने की लालसा बढ़ती चली गई और फिर इसी लालच में उसने दंगा कराने का पूरा प्लान बना डाला। उम्मेद मूल रूप से पिलखुआ के दाहदा गांव का रहने वाला है। शुरुआती दौर में पिलखुआ में चोरी की वारदात में लिप्त था। इसके बाद गाजियाबाद के प्रभावशाली व्यक्ति पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष औलाद अली का शागिर्द बन गया। इसके बाद उम्मेद समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। ताबीज विवाद का मास्टरमाइंड आरोपी उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने से पहले लोक दल में भी रहा है। 2016 में उम्मेद पहलवान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का मनोनीत सदस्य भी रहा है। पुलिस को ये भी मालूम चला है कि उम्मेद पहलवान ही सिर्फ दाढ़ी प्लान का मास्टरमाइंड नहीं है, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उनकी तलाश भी शिद्दत से कर रही है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। इस घटना से
और उम्मेद पहलवान से जुड़े इन बड़े खुलासों से देश क्या सीख सकता है, आपको क्या सबक मिला, वो समझना अब जरूरी है। पहला सबक यही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, आप इन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। दूसरा सबक आपके लिए ये कि बिना तथ्यों को जाने किसी भी मैसेज या वीडियो को आप फॉरवर्ड ना करें। तीसरा सबक ये है कि भड़काऊ वीडियो या मैसेज पर आप फौरन अपनी राय ना बनाएं। और चौथा सबक ये कि जो लगातार झूठ को आगे बढ़ाए उनकी सूचना आपको पुलिस को देनी है ताकि इस झूठ को वक्त रहते रोका जा सके। पांचवा सबक राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। यूपी चुनाव से पहले, अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले कई फर्जी संदेश आएंगे। आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। माइसाने की दूसरी बड़ी स्टोरी जम्मू कश्मीर से। 5 अगस्त 2019 ऐतिहासिक तारीख 370 हटा दिया गया था। तब से लेकर 2 साल तक जम्मू कश्मीर पर कोई बहुत बड़ी सियासी खबर सामने नहीं आई, लेकिन पिछले 1 हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने अचानक कई बड़ी बैठकें की। खबर यह है कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, लेकिन उसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नहीं होंगी। अब सवाल यह है कि सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या होगा और जम्मू कश्मीर में क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो बड़ा होने की बात कही जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या हो सकता है, सभी संभावनाएं और डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। तो 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म। तो 2021 में जम्मू कश्मीर पर मैराथन बैठकों का दौर। 24 जून को प्रधानमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। क्या जम्मू कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर की यह तस्वीर 18 जून की है। 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, आईबी चीफ, रॉ चीफ, सीआरपीएफ के डीजी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी शामिल हुए थे। इसके बाद सूत्रों से जानकारी मिली कि यह बैठक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर हालात का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने सुबह भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और गृह मंत्री ने उनके साथ मिलकर राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इन बैठकों से पहले बड़ी खबर यह भी आई थी कि प्रधानमंत्री ने भी जम्मू कश्मीर पर एक अहम मीटिंग की और उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर पर अचानक सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बैठक का एजेंडा क्या होगा? इस सवाल का जवाब बस थोड़ी देर में। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस सर्वदलीय बैठक से किनारा कर लिया है। उन्होंने ये फैसला श्रीनगर में अपनी पार्टी की बैठक के दौरान लिया। जो सीनियर लीडर्स हैं, पीएसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी सजेशंस दी, इनपुट्स दिए और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं उनको ऑथराइज़ किया जाता है कि वो इस मामले पे फाइनल डिसीजन लें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चंद एक दिनों में गुपकार अलायंस की भी एक मीटिंग होनी है पीएजीडी की, जिसकी पीडीपी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। वहाँ पे भी इस मसले को फर्दर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। फारूक अब्दुल्ला गुपकार गैंग के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले मंगलवार यानी 22 जून को गुपकार गठबंधन के नेताओं की आपस में बैठक होगी। ये भी बातें सामने आई हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाना चाहती है, लेकिन उनके कई नेता जो है उन पे प्रेशर कर रहे हैं कि उनका बैठक में होना ज़रूरी है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से भी सुनने में आया कि बात की है, उन्हें कहा कि वो नेतृत्व करे पीएजीडी की तरफ से। वैसे जम्मू कश्मीर की राजनीति में इतनी हलचल इसलिए मची है
क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में राज्य में चुनाव की संभावनाएं तलाशने की कोशिश होंगी। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर भी समयबद्ध भरोसा दे सकती है, लेकिन इस बात की आशंका भी ज्यादा है कि गुपकार गैंग इस दौरान 370 की बहाली का पेंच फंसाए, ये कहे कि जब तक 370 की बहाली नहीं तब तक राज्य में शांति संभव नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा दिल खोलकर काम किया है। यहाँ विकास कार्य हो, पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ दल लगातार इस बात को लेकर बार बार अपनी आवाज उठा रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, और कुछ लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक 24 जून को नई दिल्ली में बुलाई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जम्मू और थोड़ा बहुत कश्मीर का इलाका शामिल करके स्टेटहुड बनाया जा रहा है और कश्मीर वैली को यूनियन टेरिटरी रखा जाएगा। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी, जनसंख्या नियंत्रण कानून। कोरोना काल में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासी बवाल है। कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया है। असम के फैसले को कांग्रेस पार्टी संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ बता रही है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चल रहे विचारों को अभी से चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासत इसमें हिंदू मुसलमान भी कर रही है और कांग्रेस पार्टी शायद अपना इतिहास भूल गई है कि किसने दिया था नारा, हम दो हमारे दो। छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, हम दो हमारे दो, ये नारे सच्चे और अच्छे हैं तो क्या सिर्फ एक ही धर्म के लिए बने थे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत शुरू कर दी है। इस कानून को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। सियासत इसलिए की जा रही है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का ऐलान किया, यानी असम में जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें ही सरकारी सुविधाएं देने की घोषणा की। पपुलेशन पॉलिसी इतिमध्ये आरम्भ हो गल, लाहे आमी सरकारी सुविधाबिलाक किन्तु 2टा सन्तानলৈকে आमी नमाय आनिम। असम के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आई। असम की तरह यहाँ भी राज्य विधि आयोग ने बाकायदा जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदा बनाना शुरू कर दिया। देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अगर यूपी में ये कानून बन जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जिनके 2 बच्चे होंगे सिर्फ उन्हें ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे परिवार पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगेगी। हालांकि मुफ्त शिक्षा कानूनी दायरे में नहीं लाई जाएगी। हम जो भी कानून बनाएंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के संसाधनों को देखते हुए, उन सब बातों पर विचार करके ही बनेगा। उत्तर प्रदेश और असम के फैसलों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि आज के मुश्किल दौर में राज्यों में ऐसे कानूनों की सख्त जरूरत है और राज्य ही की पूरे देश में इस मामले पर एक कड़ा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस को ये विकट परिस्थितियां नहीं दिखी, बल्कि पार्टी को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख गया। फैसला एक वर्ग के खिलाफ नजर आया। आसाम में जो कानून बना है वो संविधान के खिलाफ है। कुछ लोगों को छोड़ा गया है जो इस कानून से एग्जेम्प्टेड, आर्टिकल 14 के खिलाफ। यूपी के अंदर 4.5 साल योगी जी सो रहे थे। अब चुनाव सामने आया है तो आबादी का ख्याल आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि एक देश तो एक जनसंख्या कानून क्यों नहीं? हम दो हमारे दो पर भी हिंदू मुसलमान क्यों? 2 से अधिक बच्चे वालों को प्रतिबंधित करना यह वहां की जनसंख्या को नियंत्रित करने की दृष्टि से उत्तम कदम है। देश में आबादी की रफ्तार क्या है, स्थिति कितनी विस्फोटक है, आपको समझना चाहिए। वर्ष 1951 में देश की आबादी थी 10 करोड़ 38 लाख। वर्ष 1975 में यानी ठीक 20 साल बाद देश की आबादी हो गई 62 करोड़ से अधिक। वर्ष 2011 में देश की आबादी
121 करोड़ से ऊपर पहुंच गई और वर्ष 2021 में देश की आबादी 137 करोड़ से अधिक है, जबकि 2025 तक देश की जनसंख्या 150 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान भी है। यानी हालात गंभीर हैं और ये हालात बताते हैं कि कड़े कानूनों से ही जनसंख्या कंट्रोल होगी। लेकिन कानून बनने से पहले ही कांग्रेस ने भटकाने का खेल शुरू कर दिया, जबकि ये वही कांग्रेस है जिसकी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में जनसंख्या पर नारा दिया था, हम दो हमारे दो। इस नारे को बाल कवि बैरागी ने लिखा था और इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण अभियान शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की चौथी बड़ी स्टोरी महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये क्यों कहा और किसे कहा कि अकेले चुनाव लड़ने पर जनता चप्पल मारेगी? क्या उद्धव ठाकरे के इस बयान का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से है? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस बनाम शिवसेना की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है? महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन दलों में आपसी मनमुटाव है, नेताओं में मतभेद गहरे हो गए हैं। ये सियासी अनुमान इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर बैटिंग की। शनिवार को शिवसेना ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था और इस मौके पर उद्धव ने कांग्रेस को मिर्ची लगने वाली बात कही थी। कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा था कि अगर कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात करेगा तो जनता उसे चप्पल से मारेगी। उद्धव ठाकरे का इशारा महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ था, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही राज्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी और ये भी कहा था कि पार्टी अगर चाहेगी तो वो बहुमत आने पर राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन जब उद्धव ने स्थापना दिवस के मौके पर नाना पटोले को आईना दिखाया तो पलटवार उनकी तरफ से भी हुआ। चुनाव के समय जनता क्या बताएगी, ये जनता पर निर्भर है। लेकिन इस नोकझोंक पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कल से इसलिए मारेंगे कि अगर ऐसे समय आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। राजनीति को दूर रखने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो सियासत, सियासत और सियासत। संडे की बड़ी स्टोरी में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.